लेखक अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई कहानी गले की जंजीर का ये दूसरा भाग है। और अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। अचानक से वे तेजी के साथ कमरे में चारों ओर घूमकर इधर उधर पड़ी चीजों को देखने लगे। मेज की दराज में देखा, एक कुर्सी पर चढ़कर एक ऊंची अलमारी का निरीक्षण किया और नीचे बैठकर एक चूहे की बिल में झांका। फिर धीरे से बड़ा आश्चर्य है कहकर चारपाई पर बैठ गए। उनकी मुद्रा एवं चेष्टाओं से लगा कि उनको विश्वास हो चला था कि मैं जंजीर के साथ बाहर नहीं सोया था, उसे कमरे में भी तो छोड़ सकता हूँ। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात वे अचानक बोल पड़े, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि आप जैसा होशियार आदमी जंजीर को गले में पहनकर बाहर कैसे सोया। यह तो ऐसी बात है कि जिसे एक छोटा लड़का भी नहीं करता। मैं बिल्कुल डर गया और मैंने स्वीकार कर लिया, यही तो मेरी एक गलती है और इसे मैं जानता हूँ। उन्होंने उत्साह में आकर जोरदार शब्दों में समझाया, गलती ही नहीं, सख्त गलती है। जानते हैं साहब, 150-200 रुपए की चीज है। फिर पहले का जमाना भी तो नहीं रहा कि आप कमरा खुला छोड़ जाएं और लौटने पर एक एक सामान अपनी जगह पर वैसे ही मिले। लोग बेईमान हो गए हैं, वे एक दूसरे की चीजें हड़पने की फिराक में रहते हैं। यह सब आप जानते थे, फिर भी आपने यह गलती की। कहिए मैं झूठ कहता हूँ? मैंने अत्यंत ही गदगद होकर उत्तर दिया, नहीं साहब, नहीं। जैसे इस तरह बोलने से उनके हृदय में मेरे प्रति सहानुभूति जाग पड़ेगी। वे और जोश में आ गए, भाई मैं खरा कहता हूँ, लाख बात की एक बात। मैं यह जानता हूँ कि अगर हम ठीक से रहें तो किसी की मजाल नहीं कि हमारा बाल बांका कर सके। हमारा ही देख लो, आज तक कभी मेरी एक चीज भी गायब नहीं हुई। मैं सभी चीजों को ढंग से रखता हूँ और सबकी हिफाजत की मुझे परवाह रहती है। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ। शाम होते ही सभी कीमती सामान ट्रंक में मजबूत ताला लगाकर बंद कर देता हूँ। मजाल की कोई चोर ले जाए। तुमने भी अगर उस जंजीर को ताले में बंद कर दिया होता तो आज वह तुम्हारे पास होती। एक सोने की कीमती जंजीर को गले में पहनकर खुले में सोना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। यह उपदेश देने के पश्चात वे चले गए। सचमुच मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। मैं कितना बेवकूफ और गंवार हूँ, इस छोटी सी चीज को भी नहीं समझ सका। उफ, यदि जंजीर को ट्रंक में बंद कर दिया होता तो आज ऐसी हैरानी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मेरी तबीयत रोने रोने जैसी होने लगी। मैं चादर ओढ़कर चारपाई पर लंबा तन गया। मैं सोने की चेष्टा करने लगा, लेकिन नींद आती ही नहीं थी। छाती पर जैसे किसी ने भारी बोझ रख दिया था। मैं अत्यंत कठिनाई से सांस ले रहा था। चाह रहा था कि कोई कमरे में आकर मुझसे बातचीत न करे, लेकिन साथ ही साथ मन में यह उम्मीद थी कि शायद अभी कोई आकर जंजीर का पता बता दे, और इसलिए बाहर की तरफ कोई खटका होने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता। मैं सांस रोककर सुनने लगता, लेकिन जब कोई नहीं आता तो मुंह पर से चादर हटाकर दरवाजों की तरफ देखता, किंतु निराश होने पर फिर उसी तरह लेट जाता। वैसे हृदय में एक विचित्र प्रकार का संतोष भी होता कि चलो कोई नहीं आया, अच्छा ही हुआ। और फिर तबीयत करने लगी कि
मैं अनिश्चितकालीन तक उसी तरह पड़ा रहूं और किसी से भेंट ना हो। मुश्किल से 20-25 मिनट बीते होंगे कि मेरा टेलीग्राफिक दोस्त जोसेफ धमक पड़ा। मैंने सिर उठाकर देखा तो वह अत्यंत चिंतित एवं गंभीर नजर आया। आते ही आते उसने सहानुभूति प्रकट की। दोस्त, मुझे बड़ा अफसोस है, 200 की चपत पड़ गई। मैं उठकर बैठ गया और प्रश्न को टालने की गरज से मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर पूछा, अरे छोड़ो भी, पहले ये बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? घर से चला आ रहा हूँ। मैं क्या जानता था कि यहाँ आकर यह खबर सुननी पड़ेगी। वैसे जंजीर कितने की थी? वह उतना ही गंभीर एवं चिंतित था। मैंने बात उड़ाने की कोशिश की, हटाओ भी यार, गई, बहुत कीमती होगी तो 100 रुपए। ऐसे रुपए तो आते जाते रहते हैं। पर वह नहीं माना। क्यों झूठ बोलते हो दोस्त? मैंने भी वह जंजीर देखी थी। 200 से कम थोड़े बैठेगा। मैं चुप रहा और दरवाजों से बाहर देखने लगा। कुछ देर चुप रहने के पश्चात उसने प्रश्न किया, जंजीर कहाँ रखी थी तुमने? इस सवाल से मैं डर गया और मशीन की तरफ उत्तर दिया, बाहर सोया था और जंजीर कमरे में ट्रंक में बंद थी और उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था। वह किसी रिश्तेदार की भांति बिगड़ उठा। यही तो गड़बड़ हो गई। जंजीर क्या ताले में रखने की चीज है जिस पर सबकी नजर लगी रहती है? यार तुम अजीब बुद्धू हो। वे उसे वन मानुष की तरह देखने लगा। उसने समझाया, भले आदमी, तुम्हें तो मालूम ही है कि कीमती चीजों को ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति की नजर ही ना पड़ सके। जंजीर का ही मामला ले लो। तुम मेज की दराज में एक किताब के अंदर रख सकते थे। किसका दिमाग वहां पहुंचता? भाई, मैं तो आज एक ट्रंक को सुरक्षित नहीं समझता। सचमुच वह ठीक कहता था। बात मनोवैज्ञानिक थी और यदि इस तरह से सोच समझकर काम किया जाए तो चोरी मुश्किल से हो। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बार बार अफसोस और पश्चाताप होने लगा। जोसेफ के जाने के पश्चात मैं फिर उसी तरह लेटा रहा, पर इत्मीनान नहीं हुआ तो उठकर दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया। 5-1 मिनट के बाद ही यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया का संवाददाता परेश बनर्जी पहुंच गया। पहले तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने बाहर से जब जोर जोर से किवाड़ थपथपाना शुरू कर दिया तो बाध्य होकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। उसने भी आवश्यक प्रारंभिक जांच पड़ताल करने के पश्चात पूछा, जंजीर कहाँ रखा था? मैंने उसे बताया, इस मेज की दराज में एक किताब के अंदर थी। मुझे विश्वास था कि कम से कम कोई जंजीर को दराज में रखने का विरोध नहीं कर सकेगा, लेकिन परेश का दूसरा ही मत था। उसने अपने सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। दराज में रखा? जैसे किसी सेफ में रख दिया हो। तुम तो यार लड़कों से भी गया बीता आदमी है। तुम यहाँ एडिटरी खाक करता है। जंजीर दराज में रखने का चीज है। तुमने बहुत सा नोवेल पढ़ा होगा कि चोर डाकू लोग दराज का अच्छी तरह तलाशी कर लेता है। इस पर भी तुमने दराज में रख दिया। जंजीर को रखने का सबसे अच्छा तरीका तो यह होता है कि मनी बैग में रखकर तकिया के नीचे दबा देते और ऊपर से सो जाते। किसी को भी पता नहीं लगता कि जंजीर कहाँ रखा है। परेश बनर्जी की बात भी बड़ी युक्ति वाली थी। उसके जाने के बाद में कुछ देर तक गाल पर हाथ रखकर चुपचाप सुन्न बैठा रहा और फिर
अचानक उठ खड़ा हुआ, जल्दी से कमीज बदली, जूते पहने और दरवाजे को बंद करके बाहर निकल पड़ा। कमरे में या प्रेस में रहना असंभव सा हो गया था, परंतु अभी खुली छत पर आया ही था कि प्रधान संपादक के कमरे में ठाकुर कुलदीप सिंह निकलते नजर आए। वे हमारे गांव के ही रहने वाले थे और हमारा उनका हमेशा मिलना जुलना होता रहता था। वह मेवाड़ के राजपूतों के समान लंबे और तगड़े तो थे ही, साथ ही गप्पे लड़ाने में उस्ताद भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पत्रकार भगवान से भी टक्कर ले सकते हैं। मैंने उनको नमस्कार किया। उनसे मिलकर मुझे अत्यंत ही संतोष हुआ। वह मेरे गांव के थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस संकट में शहर के लोग मुंह छिपा लेंगे, लेकिन अपने गांव के लोग, फिर ठाकुर साहब तो बिल्कुल नजदीकी आदमी है। मेरी तबीयत करने लगी कि रो पड़ूं। मैं दरवाजा खोलकर उनको कमरे के अंदर ले गया। कुछ देर तक हम दोनों ही चुप रहे। मैं इसे उधेड़बुन में था कि कैसे बात शुरू करूं, लेकिन उनको सब पता था। उन्होंने बात स्वयं शुरू की और बड़ा अफसोस प्रकट किया तथा अंत में मुंह बनाकर जमीन की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने भी वही परिचित प्रश्न किया, लल्लू, जंजीर रखी कहाँ थी तुमने? मेरा कलेजा धक से कर गया, लेकिन मुझे बंगाली की बुद्धि पर गहरा विश्वास हो गया था, अतएव कुछ निर्भयता से उत्तर दिया। मनी बैग में रखकर तकिए के नीचे दबा दिया था और ऊपर से सो गया था। ठाकुर साहब धीरे धीरे ठनक ठनक कर हंसे, फिर बुजुर्गी प्रदर्शित करते हुए बोले, लल्लू, थोड़ा गलती कर गए। मैंने रुआसी आवाज में पूछा, क्या ठाकुर साहब? ठाकुर साहब पास खिसक आए और चारों ओर सशंकित दृष्टि से देखने के बाद बोले, देखो लल्लू, मुझे चोर चक्कों से पाला पड़ा है, इसलिए मैं उनकी बात जितना जानता हूँ न कोई नहीं। मैं उनको मूर्ख की भांति निहारने लगा। उन्होंने उत्साह के साथ मंत्र बताया। उपाय साफ और सीधा है, पर उसे कम लोग जानते हैं। भाई देखो, चोर का दिल आधा होता है और वह वहीं पर चीजें चुराने की कोशिश करता है जहां से लोग दूर रहते हैं। तुमने जंजीर तकिए के नीचे रख दी थी, वह थोड़ी होशियारी तो थी, लेकिन पूरी नहीं। अरे कहाँ भी गया है, सोना मरना एक समान। मान लो सिर तकिए से खिसक कर नीचे चला गया, या तकिया इस तरह खिसक गया कि जंजीर दिखाई देने लगी, तो क्या होगा? उन्होंने यहाँ रुककर मेरी ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी आंखें किसी विश्वविद्यालय के उस शिक्षक की भांति चमक रही थी जो विद्यार्थियों को कोई कठिन विषय सफलतापूर्वक समझा रहा हो। फिर उन्होंने रहस्योद्घाटन किया। अरे होगा क्या, चोर देखेगा तो जंजीर या मनी बैग, जो चीज हो अवश्य उठा लेगा, छोड़ेगा थोड़े। इसलिए तुम्हें जंजीर को गले में पहनकर सोना चाहिए था। एक तो किसी की कल्पना ही वहां तक नहीं जाती, और यदि किसी भी हालत में जाती भी हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि हाथ लगा दे। लल्लू, मेरा तो सब जाना सुना है। और ये थी कहानी का आखिरी भाग। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।